आज अपन पढ़ेंगे मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। तो इसके नाम से पता लग रहा है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस, यानी इस विभाजन में कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मियोसिस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम फार्मर व मुरे ने 1905 में किया था। नेक्स्ट है, मियोसिस से गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या से आधी हो जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। यानी मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों से आधी हो जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। यह एक विशेष प्रकार का जटिल विभाजन है जो द्विगुणित नर व मादा जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें विशेष तौर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, जिनके फलस्वरूप अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। नर व मादा के निषेचन के बाद पुनः द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। यानी एक जनन कोशिका है, उस जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और उस अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनेंगे, और जब युग्मकों में वापस निषेचन होगा तो निषेचन के पश्चात द्विगुणित संरचना जायगोट का निर्माण होता है। यह प्राणियों के जीवन चक्र की सतत प्रक्रिया है, जिसको मियोसिस को पूर्ण करने में कुछ दिन से लेकर कई सप्ताह लग सकते हैं। यह मियोसिस की प्रक्रिया है जो घंटों में संपन्न नहीं होती है। इसका समय है जो कुछ दिन से लेकर कुछ सप्ताह तक हो सकता है। अर्धसूत्री विभाजन दोहरा विभाजन है जो हमेशा द्विगुणित कोशिकाओं में होता है और एकमात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। मियोसिस होता है या अर्धसूत्री विभाजन है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। मियोसिस को 2 भागों में बांटा गया है, एक है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है। मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है, केवल समजात गुणसूत्रों के जोड़े पृथक होते हैं और 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ये हो गया आपके मियोसिस फर्स्ट। यानी मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है, जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके जोड़े हैं जो केवल पृथक होकर 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं अपन मियोसिस सेकंड की। तो मियोसिस सेकंड में 2 नई अर्थात कुल 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी मियोसिस फर्स्ट है तो मियोसिस फर्स्ट में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है और मियोसिस सेकंड में 2 कोशिकाओं से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की डिटेल में। मियोसिस फर्स्ट में द्विगुणित पैतृक कोशिका से अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। मियोसिस फर्स्ट को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। इसमें जो प्रोफेज अवस्था होती है वो सबसे जटिल होती है और उसकी निम्न 5 उप अवस्थाएँ होती हैं। तो अब अपन बात करते हैं प्रोफेज अवस्था के बारे में। यह अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी तथा जटिल प्रक्रिया है। यह अवस्था प्रारंभ होने से पहले ही गुणसूत्र क्रोमेटिन जाल के रूप में बदल जाते हैं तथा न्यूक्लियस का आकार बढ़ जाता है। इस प्रोफेज की या प्रोफेज फर्स्ट की निम्न 5 उप अवस्थाएँ होती हैं। सबसे पहली उप अवस्था है लेप्टोटिन या लेप्टोनेमा। लेप्टोटिन या लेप्टोनेमा का शाब्दिक अर्थ होता है आपके कि इस अवस्था में गुणसूत्र पतले धागे के समान हो जाता है। अर्थात लेप्टोनेमा या लेप्टोटिन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। लेप्टोज यानी पतले और नेमा यानी धागे।
अर्थात अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटिन अवस्था में गुणसूत्र पतले धागे के समान हो जाते हैं। इस अवस्था में जल अवशोषण के कारण केंद्रक का आकार व आयतन बढ़ जाता है और गुणसूत्र पतले, लंबे तथा धागेनुमा हो जाते हैं और इन गुणसूत्रों पर मोतियों के समान रचनाएं स्पष्ट दिखाई देती है, जिन्हें क्रोमोमेर कहते हैं। ये भी डेफिनेशन आपको पूछी जाती है कि क्रोमोमेर किसे कहते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटिन अवस्था में गुणसूत्र पर मोतियों के समान रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें क्रोमोमेर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, गुणसूत्र का कुंडलन छोटे तथा मोटे हो जाते हैं। यानी गुणसूत्र है जो कुंडलित होने के कारण आकार में छोटे तथा साइज में मोटे हो जाते हैं और प्रोटीन का अधिक निर्माण होने से केंद्रक का आकार भी बढ़ जाता है। ये हो गए आपके लेप्टोटिन उप अवस्था। दूसरी उप अवस्था की बात करें अपन तो वो है आपके जाइगोटिन या जाइगोनीमा। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र गति करते हुए एक दूसरे के पास आकर जोड़े बनाते हैं और इस जोड़े बनाने की क्रिया को सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस कहते हैं और गुणसूत्र बाइवेलेंट कहलाते हैं। यानी समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आकर जोड़े बनाते हैं और जोड़े बनाने की क्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं और इस गुणसूत्र के जोड़े को बाइवेलेंट कहते हैं। एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं तो प्रत्येक बाइवेलेंट में कितने क्रोमेटिड होंगे? 4 क्रोमेटिड होते हैं। अतः इस स्टेज को टेट्राड कहते हैं। टेट्राड का मतलब होता है कि इस अवस्था में या जाइगोटिन अवस्था में गुणसूत्र के 4 क्रोमेटिड होते हैं। नेक्स्ट उपावस्था की बात करते हैं अपन, पैचिटिन या पैचिनीमा। यह प्रोफेज फर्स्ट की लंबी अवस्था है। इसमें समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर तथा सेग्रीगेशन एवं पुनर्योजन की घटना होती है। इस स्टेज में बाइवेलेंट तथा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है समजात गुणसूत्रों के मध्य जीनों के आदान प्रदान की घटना को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जो बाइवेलेंट अवस्था थी या टेट्राड स्टेज थी, उस टेट्राड स्टेज से गुणसूत्रों का पृथक्करण हो जाता है और क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर होने के कारण यहाँ पे क्या होगा? काइज्मा का निर्माण होगा। तो अब अपन देखते हैं काइज्मा क्या है। यानी गुणसूत्रों के खंडों में आदान प्रदान की घटना एक विशिष्ट स्थान पर होती है और वहाँ पे एक एक्स की भांति की आकृति बनती है और इस स्थान को काइज्मा कहते हैं। यानी गुणसूत्र का वह बिंदु जहाँ पर जीनों के आदान प्रदान की घटना होती है और एक्स की भांति की आकृति बनती है, उस स्थान को काइज्मा कहते हैं। अब अपन बात करते हैं डिप्लोटिन या डिप्लोनेमा उप अवस्था की। इसमें युग्म के गुणसूत्र के क्रोमेटिड के 2 युग्मों में विभाजित होने लगते हैं। यानी जो गुणसूत्र है उस गुणसूत्र के क्रोमेटिड है जो 2 युग्मों में विभाजित होने लगते हैं, अर्थात समजात गुणसूत्रों के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं तथा काइजमेटा दिखाई देने लगता है। यह काइजमेटा भी गुणसूत्रों के सिरे की तरफ विस्थापित हो जाता है तथा इस घटना को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। इसमें भी आपके ये टर्मिनलाइजेशन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि टर्मिनलाइजेशन किसे कहते हैं। तो काइजमेटा के गुणसूत्रों के सिरों की तरफ विस्थापित होने की घटना को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डाइकाइनेसिस उपावस्था के बारे में। इस स्टेज में न्यूक्लियस लुप्त हो जाता है, केंद्रक झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा
काइज़मा की संख्या भी कम हो जाती है। और सेंट्रियोल है जो ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं और स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो जाता है। इसमें आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फेज की किस अवस्था में या उप अवस्था में सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं। तो डाइकाइनेसिस अवस्था है जिसके अंतर्गत सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं तथा स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन स्पिंडल फाइबर का निर्माण पूर्ण रूप से मेटाफेज अवस्था में होता है, वो समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो। तो आज है जो अपन इस डाइकाइनेसिस अवस्था तक ही पढ़ेंगे। मेटाफेज फेस्ट है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।